पिछले चैप्टर में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स देख रहे थे, ठीक है। अब हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। तो सबसे पहले फ्लूइड के बारे में समझिएगा। फ्लूइड का मतलब होता है जो फ्लो करता है। तो क्या सॉलिड फ्लो करता है? क्या नहीं करता है, तो सॉलिड फ्लूइड नहीं हुआ। लिक्विड फ्लो करता है कि नहीं? तो लिक्विड फ्लूइड्स के अंतर्गत आता है। गैस फ्लो करता है कि नहीं? करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें लिक्विड और गैस दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लूइड का मतलब कौन हो गया जी? लिक्विड एंड गैस बोथ। समझ में आ रहा होगा। तो प्रॉपर्टी पर जाने के पहले कुछ बेसिक चीज है, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। एक डिफाइन किया जाता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैसे डिफाइन किया गया है? तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। आप याद रखिएगा जी, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? एक्चुअली में 4 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास में अप्रोक्स इतना ही होता है। आपको टेम्परेचर बढ़ा भी देगा ना और न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहेगा तो आप मानिएगा कि इतना ही है डेंसिटी, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी घटता है, ऐसा होता है ना। हम लोग को अभी तत्काल डेंसिटी को क्या मानना है? कांस्टेंट मानना है। रिलेटिव डेंसिटी का फीलिंग पता है क्या है? रिलेटिव डेंसिटी का फीलिंग है कि उस सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स है। जैसे कि किसी का रिलेटिव डेंसिटी दे दिया, मान लिया 5, इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर के रिस्पेक्ट में 5 टाइम्स है उसका डेंसिटी। तो वाटर का 1000 है तो उसका 5000 हो जाएगा। तो ये फीलिंग रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी का क्या फीलिंग है कि वाटर के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स है डेंसिटी, जिस सब्सटेंस के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो इसी से ये वाला आया, देखो डेंसिटी ऑफ वाटर इधर फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना हो जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसके बजाय हम लोग इसको प्रीफर करेंगे, समझ आ रहा है, ताकि ज्यादा फीलिंग दे। तो किसी सब्सटेंस का डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ आ रहा है ना? ऐसे फीलिंग यही रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसका डेंसिटी आ जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशन लेस हो गया तो बात समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये रेशियो है दो डेंसिटी का। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 है, ये याद भी रखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 है। तो मरकरी का डेंसिटी कितना होगा? तो रिलेटिव डेंसिटी 13.6 हो गया इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये कितना हो गया? 13600 kg पर मीटर क्यूब। इसका डेंसिटी जो होता है ना वो आयरन से भी ज्यादा होता है। इस कारण से आयरन भी रहेगा ना मरकरी में तुम तैरेगा, ठीक है। वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। समझ में आया रिलेटिव डेंसिटी का मतलब? कितना टाइम्स डेंसिटी है वाटर के रिस्पेक्ट। तो जैसे बोला 13.6, इसका मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में 13.6 टाइम्स ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब 13.6 into 1000। समझ में आ रहा होगा। इसका उतना जरूरत नहीं है, लेकिन जो डेंसिटी का चर्चा निकला इसलिए हम बता दे रहे हैं कि अगर दो लिक्विड को आप मिलाइएगा तो दो घटना होगा। एक घटना क्या होगा कि वो मिक्स हो जाएगा एक दूसरे में, और एक घटना क्या होगा कि वो मिक्स नहीं होगा। तो अगर मिक्स नहीं होगा तब ज्यादा डेंसिटी वाला नीचे बैठ जाएगा और कम डेंसिटी वाला ऊपर आ जाएगा। समझ आ रहा है? जैसे कि केरोसिन में आप क्या करिएगा कि वाटर डाल दीजिएगा तो वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है तो वो मिलता नहीं है, वो नीचे बैठ जाएगा वाटर और केरोसिन ऊपर आ जाएगा। मान लो कोई ऐसा लिक्विड रहेगा जो कि मिक्स हो जाएगा, तब मिक्सचर का डेंसिटी कैसे निकलेगा? तो डेंसिटी कैसे निकलेगा मिक्सचर का? तो मिक्सचर का मास बटा मिक्सचर का वॉल्यूम। तो मिक्सचर का मास कितना हो जाएगा? तो जितना भी रहेगा m1 + m2 ऐसे कर करके। और वॉल्यूम टोटल कैसे निकलेगा? तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम और एक दो रहेगा तो उसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो इसका मास बटा इसका डेंसिटी। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो इसका मास बटा इसका डेंसिटी। तो खाली हम एक बार आंख से गुजार दे रहे हैं, इस चैप्टर में इसका जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज है कि जान लीजिए, ठीक है। मिक्सचर जब भी देगा तो इस चैप्टर में इमिसिबल वाला ही पढ़ना। तो उसमें तो क्या है कि डेंसिटी मिक्सचर का कैलकुलेट करने के बारे में पूछेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो नीचे हो गया हाई डेंसिटी वाला और लो डेंसिटी वाला ऊपर हो गया, तो मिक्सचर टाइप का हुआ ही नहीं। जब मिल जाएगा तब ये वाला यूज होगा। मान लो खुदा ना खास तक पूछ ही दे, अरे फिजिक्स में नहीं पूछा जा सकता, केमिस्ट्री में पूछ दे सॉल्यूशन में। बात समझ में आ रहा है?
समझ रहे हो। अब हम लोग मेन रूप से फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम हर जगह पर जी आपको समझाएंगे लिक्विड से, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वही वाला गैस में होगा, गैस में भी होगा, ठीक है। हम पढ़ाएंगे किसके हेल्प से, लिक्विड के हेल्प से, मेन रूप से लिक्विड के बारे में पढ़ना है, और यही वाला चीज गैस के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो गैस को साइड करो, बाद में हम उसको एक बार चर्चा कर देंगे। पहला चीज जो आपको याद रखना है, एक चीज और बोलते हैं, ये चैप्टर जो होता है ना थोड़ा सा कंसेप्चुअली हार्ड होता है, ये फैक्ट है, क्योंकि मैकेनिक्स का ना पार्ट है। तो आपको क्या करेंगे ना कि क्वेश्चन के हर टाइप को हम आपके आंख से गुजार देंगे। एग्जाम में बैठिएगा ना एकदम हर टाइप आपको देखा हुआ रहेगा, एकदम तुरंत कर करके निकल जाइएगा। जैसे में कभी सवाल को देखेगा तो जितना पता है अगर उसी वे में सोचे ना तो बच्चा टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन याद रखिएगा जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या, नॉन एसिलरेटिंग लिक्विड्स, मतलब लिक्विड पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, फोर्स लग रहा है, कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, कुछ एमजी लग रहा होगा, इधर उधर से कुछ लग रहा होगा, लेकिन नेट फोर्स लिक्विड पर क्या है, जीरो। तो हम लोग नॉन एसिलरेटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद एसिलरेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा क्वेश्चन आएगा नॉन एसिलरेटिंग वाले से, पहले समझिए, बात समझ में आ गई। हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटी फ्री है स्पेस नहीं, वो लग रहा होगा, फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जीरो, बोलो यार। तो नॉन एसिलरेटिंग लिक्विड जब होगा ना तब आप दो चीज को एकदम नहीं होता कि रूह में घुसा लीजिएगा, याद रखिएगा। क्या, पहला चीज ये ध्यान रखना है, पहला चीज तो ये ध्यान रखना है कि नॉन एसिलरेटिंग वाला भी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है कि अगर नॉन एसिलरेटिंग है तो हॉरिजेंटल लेवल पर जो भी पॉइंट होगा ना सब जगह का प्रेशर सेम होगा। जैसे कि ये एक हॉरिजेंटल पर है, एक हॉरिजेंटल लाइन पर है, तो इन तीनों का प्रेशर सेम होगा। ये तीनों या चार वो जितना भी पॉइंट रहेगा अगर एक हॉरिजेंटल लेवल पर है तो उसका प्रेशर सेम होगा। क्या ये वाला और ये वाला एक हॉरिजेंटल पर है, नहीं, तो उसके प्रेशर में अलग मतलब डिफरेंस होगा, बोलो यार। तो ये ध्यान रखना है कि अगर एसिलरेटेड नहीं है तो एक लेवल पर जब रहेगा, हॉरिजेंटल लेवल पर कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसका प्रेशर सेम होगा। समझ आ रहा है? ये सब करके दिखाया जा सकता है, लेकिन पहले आपको याद रखना, ठीक है। आपको एकदम रिजल्ट याद रखना, कैसे हो रहा है वो साइड कर दो, नेट फोर्स जीरो करके बता दिया जा सकता है। तो एक रिजल्ट वो याद रखिएगा। दूसरा क्या आप याद रखिएगा कि किसी भी लिक्विड में अगर आप H नीचे आइए, अगर किसी भी लिक्विड में आप क्या करिएगा, H नीचे आइएगा तो प्रेशर रो GH से बढ़ जाएगा। उस लिक्विड में अगर H ऊपर जाइएगा तो प्रेशर रो GH से घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यह आपको ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट का प्रेशर P2 है और इस पॉइंट का प्रेशर क्या है, P1 है। तो P2 माइनस P1, मतलब ये ज्यादा वाला ये कम वाला, तो P2 माइनस P1 किसके बराबर होगा, रो GH के बराबर होगा। जहां पर H वर्टिकल हाइट, समझ आ रहा है, H क्या है, वर्टिकल हाइट, उसको हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं। तो दो ढंग से यहां पर सोचोगे, फिर फाइनली हम बताएंगे कि किस वे में सोच करके हम लोग बार बार उसको अप्लाई करेंगे। देखो यहां से यहां जाओगे तो H नीचे गए तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा ना जी, तो P2 माइनस P1 ये बराबर हो जाएगा किसके, रो GH के। तो इसी में P1 को इधर फेंकेगा तो आ जाएगा कि नहीं ऐसे। तो हम लोग यहां से यहां नहीं आएंगे, डायरेक्ट कैसे सोचेंगे कि यहां का प्रेशर P1 है और नीचे जाएंगे तो रो GH से बढ़ जाएगा, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, तो P1 प्लस रो GH। तो हम लोग ऐसे ही अप्लाई करेंगे। अगर इसका प्रेशर मालूम है, यहां पर जाना है तो प्रेशर रो GH से घट जाएगा, तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, तो P2 माइनस रो GH। बात समझ आ रहा है? तो इसको कम अप्लाई करेंगे, अगर पूछिए देगा डिफरेंस तब अप्लाई करेंगे, अदरवाइज जनरली जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो इसको नहीं अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो अगर बढ़ रहा होगा तो 10 प्लस कर करके लिखेंगे रो GH, अब अगर घट रहा होगा तो 10 माइनस रो GH करके लिखेंगे। जहां पर H वर्टिकल हाइट है ये ध्यान दीजिएगा, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड,
फाइनली एक बार और बोल रहे हैं, किसी लिक्विड में अगर H आप नीचे चलिएगा तो ρgh से डेंसिटी बढ़ जाएगा, और H डेंसिटी नहीं बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और ऊपर H जाइएगा तो ρgh से प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब बाकी इसका अलग अलग एप्लीकेशन करवा रहे हैं। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर एटमॉस्फेयर से सोचते हैं तब भी कुछ अलग ढंग से नहीं सोचेंगे। यहाँ पर प्रेशर है कितना, P0, तो अगर H नीचे जाइएगा तो Pa का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो P0 प्लस ρgh होगा कि नहीं होगा? Pa का वैल्यू कितना हो जाएगा, P0 प्लस ρgh। या अगर इसी का मालूम रहता, इसको निकालना रहता तो क्या लिखते, P0 का वैल्यू Pa माइनस ρgh। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सरफेस पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना जाएगा। समझ में आ रहा है? बाकी सरफेस टेंशन वगैरह से क्या होता है वो आगे पढ़ना है, अभी सरफेस टेंशन के बारे में नहीं सोचना है। जब तक सरफेस टेंशन के बारे में नहीं लेता तब तक नहीं सोचते, ठीक है? तो समझ में आ रहा होगा कि Pa का वैल्यू कितना होगा, P0 प्लस ρgh। कोई दिक्कत लग रहा है? तो A पॉइंट का जो प्रेशर है ना, A पॉइंट का जो प्रेशर है P0 प्लस ρgh, तो ये वाला A पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। माने A पॉइंट का प्रेशर कितना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, P0 प्लस ρgh। तो ये क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है, या प्रेशर एट पॉइंट A समझ आ रहा है, कहलाएगा। एक टर्म डिफाइन किया गया है कि किसी पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है, किसी पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा होगा, तो उस पॉइंट का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ρgh के। यहां से आया ना जी, तो Pa माइनस P0 कहलाता है क्या, गॉस प्रेशर ऑफ पॉइंट A। गॉस प्रेशर कैसे डिफाइन किया गया, तो किसी पॉइंट का प्रेशर माइनस P एटमॉस्फेरिक। एक बात ध्यान देना, तुम P2 और P1 में तुम क्या करोगे, P2 माइनस P1 ये बराबर होगा ρgh के, लेकिन ये वाला गॉस प्रेशर नहीं कहलाएगा। गॉस प्रेशर के लिए उस पॉइंट का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। बोलो यार, गॉस प्रेशर वाला में हर हालत में एटमॉस्फेयर इंक्लूडेड रहेगा। अब बाकी डिफरेंस आप दूसरा जगह पर निकालेंगे, निकालिएगा तो डायरेक्ट ρgh प्लस माइनस करिएगा, ज्यादा होगा तो प्लस में ρgh, कम होगा तो माइनस ρgh, तो बात पहुंच गया होगा। देखो इतना सब कुछ हम बता दिए, टू द पॉइंट यही याद रखना है कि नॉन एसिलेटिंग लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है, ठीक है? और अगर जो वर्टिकली आप H ऊपर नीचे होइएगा तो ρgh से चेंज होगा, नीचे जाइएगा तो ρgh से बढ़ेगा, ऊपर जाइएगा तो ρgh से घटेगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल से गुजरते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि इस पॉइंट का नाम y है, इस पॉइंट का नाम x है, या इस पॉइंट का नाम y है, इस पॉइंट का नाम x है। तो आपको पूछा है Py माइनस Px, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो ज्यादा माइनस कम तो प्लस ρgh हो जाएगा, ठीक है? तो Py माइनस Px, ये समझना है कि इसका ज्यादा होगा उसका कम होगा, तो Py माइनस Px ये प्लस ρgh होगा। बोलो यार, तो रो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13600 दिया हुआ है लिक्विड का, इनटू G का वैल्यू 10 हो गया, इनटू H। तो हम लोग को वर्टिकल देखना है कितना, ऐसा नहीं सोचना जी कि इसमें ऐसे है तो ज्यादा पानी होगा या ज्यादा लिक्विड होगा। एक माने मरकरी डाला तो ज्यादा लिक्विड है तो ज्यादा प्रेशर होगा, उससे नहीं मतलब है। हमको वर्टिकल हाइट से मतलब, हॉरिजॉन्टल में कितना लिक्विड है उससे कोई मतलब नहीं। तो समझ आ रहा है कि दोनों केस में कितना हो जाएगा, ρg H का वैल्यू कितना हो गया, 10 मीटर। सब कुछ ऐसा लिख किए, रिजल्ट भी ऐसा नहीं आएगा। इसको आप लिख सकते हैं 3.6 into 2 जो 4 था ना, ये किए यहाँ से तो 10 to the power 5 क्या पास। कोई दिक्कत लग रहा है तो इसे ढंग से डील करेंगे। चलिए अब कैलकुलेट करना है Pb माइनस Pa, तो Pb माइनस P यह ना कैलकुलेट करना है। तो इसके जस्ट ऊपर में A का रहना जरूरी नहीं है, ये बात समझ में आ रहा होगा।
पॉइंट के बारे में बात करोगे ना वो कनेक्टेड होना चाहिए एक दूसरे से। तो ए पॉइंट कनेक्टेड है कि नहीं बी से, है। बी पॉइंट कनेक्टेड है कि नहीं सी से, तो ये तीनों कनेक्टेड है। तब हम लोग डायरेक्टली उन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा ना किसी दो के बीच में, वो रो जी एच के बराबर होगा, जहां एच वर्टिकल हाइट। तो बी पॉइंट यहां पर है और ए पॉइंट यहां पर है, तो ये नहीं सोचना कि इसके जस्ट ऊपर में रहना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? वो कनेक्टेड है तो केवल वर्टिकल हाइट से मतलब होगा। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि ये वाला पॉइंट नीचे में, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका प्रेशर रो जी एच से ज्यादा होगा। तो PB माइनस PA बराबर होगा किसके, रो इनटू जी इनटू इस दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल के लिए क्या करोगे तो दोनों पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दोगे, ठीक है। तो इसके जगह पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, इसके जगह पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, तो यही ना गैप होगा। ये वाला आपको दिए हुए कितना 1 प्लस 0.5, इसका मतलब 1.5 होगी, ये वाला 1.5 के बराबर। तो इसी को डील कर दिया जाए। अच्छा सॉरी, ये वाला क्वेश्चन जो हम किसके लिए दिया हुआ, मरकरी वाला तो काम कर दिए गए। यहाँ पर जो लिक्विड दिया हुआ है किसका है, वाटर का। तो हम लोग उसका डेंसिटी लेंगे, तो 1000 होगा इनटू जी इनटू एच। ये सब है इसके बीच में वर्टिकल गैप, तो कितना हो गया 1.5। इसी को डील कर लीजिएगा जो भी आए, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि PC माइनस PA कैलकुलेट करिए। तो C वाला A से कनेक्टेड है कि नहीं, पहले ये देखिए कनेक्टेड है, इसका मतलब रो जी एच का ही गैप होगा। तो ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो C वाला का प्रेशर ज्यादा होगा, तो PC माइनस PA कर रहे हैं तो पॉजिटिव मिल जाएगा। तो रो का वैल्यू हो गया इतना, जी का वैल्यू हो गया 10, इसका ये और ये के बीच में कितना गैप है 1। सब कुछ ऐसा यूज करिएगा तो रिजल्ट भी ऐसा में ये वाला हो जाएगा। इसमें कुछ दिक्कत नहीं लग रहा होगा आपको। इसमें बस यही बताया गया है कि जस्ट ऊपर रहना जरूरी नहीं है, बस कनेक्टेड रह गए तब आप रो जी एच वाला कांसेप्ट खेल सकते हैं। समझ में आया? बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि इस एग्जांपल को देखिएगा। ये क्वेश्चन अभी तक जेईई में तो 2-3 बार पूछा गया है, नीट में एक बार थोड़ा सा चर्चा किया है, लेकिन और भी बहुत सारा टाइप है जो पूछना बाकी हो पूछेगा। इसमें क्या किया है कि एक लिक्विड नहीं है, 2-3 लिक्विड को दिया है और इमिसिबल नहीं होगा तो ज्यादा डेंसिटी वाला नीचे रहेगा, उससे कम डेंसिटी वाला ऊपर रहेगा, उससे कम डेंसिटी वाला और ऊपर रहेगा। समझ रहा है? तो आपको पूछ रहा है कि ए पॉइंट का प्रेशर बताइए। यहां समझिएगा, ए पॉइंट का प्रेशर निकालना है आपको। अरे बोलो यार, तो ए पॉइंट का प्रेशर कहां से पता चलेगा? हमको यहां का पता ना जी, तो आप क्या करिएगा ना कि यहां से वो आइएगा ए पर, चूंकि नीचे जाइएगा तो क्या होगा कि डेंसिटी सॉरी प्रेशर है जो कि बढ़ेगा। तो समझिएगा, यहां आइएगा तो यहां से गुजर के आइएगा जी। तो इस फ्लूइड में कितना नीचे आए 20 मीटर, तो उस फ्लूइड का रो इनटू जी और उसका एच जब करिएगा रो जी एच तो उतना से प्रेशर बढ़ेगा यहां से यहां आने, फिर उसी ढंग से यहां आने में प्रेशर बढ़ेगा और उसी ढंग से यहां आने में प्रेशर बढ़ेगा। तो जहां से जहां जा रहे हैं उतना जोन में रो जी एच आप कैलकुलेट करते जाइएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस पॉइंट का प्रेशर निकालना है। तो अगर यहां से आपको यहां पहुंचना है तो पहला लिक्विड में कितना चलिए गया, तो पहला लिक्विड का रो सब ऐसा यूज करिएगा, रो हो गया इनटू जी इनटू एच। तो यहां से यहां आइएगा कितना से बढ़ा, कोई दिक्कत लग रहा है, प्लस कितना से बढ़ेगा, यहां से यहां आ गया ना जी। अब यहां से यहां आओगे तो इस लिक्विड के कारण कितना बढ़ेगा, रो इसका जी 10 इनटू एच, कितना एच इसका 30 है ना जी। बोले समझिएगा, प्लस जब यहां से यहां आइएगा, देखो यहां से यहां आए तो इतना से बढ़ा, यहां से यहां आए तो इतना से बढ़ा, जिसमें
इसमें नीचे से ही 4 पर इसका मतलब ऊपर से 6 रहेगा, तो कितना हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच। तो इतना से प्रेशर बढ़ा है यहां से यहां आने में, आपको इसका प्रेशर निकालना है, तो जितना बढ़ा प्लस जो उसका वाला होगा, समझ में आ रहा है ना, प्लस 10 टू द पावर 5। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये वाला होगा नेट, बोलो यार। तो इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्लस 10 टू द पावर 5। समझ में आ रहा है? अगर मैं पूछता पीए माइनस दिस कितना होता, तब तो क्या करते कि हम लोग जो गैप होता उसी को लेते, तो अलग अलग लिक्विड से गुजरना रहेगा ना, तो वैसे करते हैं। इसी ढंग का कंसेप्ट रे ऑप्टिक्स में बताएंगे कि बोलता है कि कितना से शिफ्टिंग हुआ, तो जिस लिक्विड से जितना गुजरिएगा ना, उस लिक्विड के हिसाब से h × 1 - 1/μ लगाते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में। अभी तक का समझ में आया ना कि जहां पहुंचना है, तो जिससे जिससे गुजरिएगा तो उतना से बढ़ते जाएगा, अगर नीचे आइएगा तो, अब अगर ऊपर जाइएगा तो उतना ही से घटते जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा? तो ये किसके बराबर हो गया? तो 10 टू पावर 5 है, तो सबको 10 टू पावर 5 के टर्म में कर देंगे। तो ये 2 2 4 हुआ ना जी, ये 5 × 10, तो ये डायरेक्ट 10 टू पावर 5 भी हो गया। इसको देखेंगे तो इसमें भी हो जाएगा कितना, 3 × 10 टू पावर 5, और उसको करेंगे तो ये 72 × 10 टू द पावर 3 होगा। तो इसको 0.72 × 10 टू पावर 5 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 10 टू पावर 5, ताकि 10 टू पावर 5 में आ जाए सर। ओके, तो कितना हो गया, 3 × 1 4 4.72, एक यहाँ पर होगा, तो कितना हो गया 72 × 10 टू द पावर 5। हमेशा में यूज हुआ है, वहाँ पर 10 टू पावर 5 पास कर देते, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये कहानी। चलो अब हम लोग को निकालना है px, तो px निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसका निकालना है, तो फिर वहां से चलेंगे, तो जब वहां से तुम चलोगे तो दिस प्लस करते हुए जाओगे, तो चलो उसको अपनी पहली लिख लेते हैं। तो एक इतना तो यहाँ पर है, अब प्लस करोगे ना जी, तो प्लस कितना हो जाएगा रो जी एच, तो इसमें चलोगे इतना इंटू रो का वैल्यू पहले लिख देते हैं। रो का वैल्यू कितना हो गया 500 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू एच का वैल्यू 20। तो यहाँ से यहाँ चला है ना, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना होगा प्लस इसका वाला रो इंटू जी, अब उसमें जो आप एच चले 30, तो यहाँ से यहाँ आइएगा तो इतना से बढ़ा, और इसका है जो कि इतना था, तो नेट इतना ही ना हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट कर ले सकते हैं आप। तो ये वाला कितना हो गया, 10 टू पावर 5 तो एक बार में हो गया, ये वाला हुआ 3 × 10 टू पावर 5, तो 3 4 हो गया, ये वाला तो 5 हो गया, तो 5 × 10 टू द पावर 5। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, कोई ऐसे भी जा सकता है, बात को समझना, दिमाग खोलने के लिए खड़ी कर रहे हैं। अगर जो इसका पता तब तो इससे हम यहाँ पर जा सकते हैं, तो कैसे निकालते? देखना आराम से देखना। देखो अगर ये पूछता ही नहीं, सीधे ये पूछता तो हम वहीं से आते, लेकिन अगर ये दे करके ये पूछता तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ऊपर जाओगे तो कम ना होगा जी। अच्छा, हम लोग ऐसे जाएंगे क्या? नहीं, हम लोग ऊपर जाएंगे। अरे है क्या ना कि यहाँ का प्रेशर px है, तो यहाँ का ही प्रेशर px ही होगा, तो ऐसे हम लोग ना जा रहे हैं। तो समझ ना, हम लोग इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इस पॉइंट का प्रेशर, इसके थ्रू, तो इससे इसका प्रेशर कम ना होगा जी। तो कितना होगा, तो इसका प्रेशर कितना आया 5.72 × 10 टू द पावर 5, तो इसका प्रेशर जितना है उतना माइनस इसमें चलिएगा, यहाँ पहुंच ना जाइएगा, तो केवल इसी लिक्विड में चलेगा 6, ये बात समझ में आ रहा है ना? तो कितना हो जाएगा, रो का वैल्यू इतना, जी का वैल्यू 10, एच कितना चलेगा, ये समझ आ रहा है कि ये x है, तो ये भी x ही हो जाएगा, इसका प्रेशर x ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। इसको कर करके देखिएगा तो चल आएगा। पहले आराम से हम लोग देखते हैं, दिमाग नहीं खोल रहे, कोई दिक्कत लग रहा है? चलिए, अब हमको क्या कर रहा है कैलकुलेट करने के लिए, p बाई कैलकुलेट कर दीजिएगा, दिस प्लस इतना करिएगा तो हो ना जाएगा। तो देखो लिक्विड में चले,
अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं px माइनस पी वाई। ध्यान समझ में आ रहा है क्या रखना है कि जिसमें डिफरेंस कहेगा ना तो आप ये देखिएगा कि कौन कौन लिक्विड से गुजरे, तो उसी का रो इंटू जी इंटू उसमें चलने वाला x से या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ऊपर से नीचे आइएगा तो बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाइएगा तो घटेगा, सिंपल सा बात। तो px माइनस पी वाई, तो ये x है ये y है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका ज्यादा होगा, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू आएगा जी। तो आप क्या करिएगा बताइए, तो px माइनस पी वाई ये ज्यादा होगा, इस में कि इतना से प्रेशर है जो कि बढ़ेगा तो किसके बराबर होगा, तो पहले यहां से आप यहां आइएगा, ऐसे आइएगा क्या नहीं आइएगा, तो यहां से यहां आइएगा तो कितना हो जाएगा, उसका रो कितना होगा, इसका रो 500 इंटू जी इंटू इसमें कितना चलेगा 5, तो इतना से बढ़ा होगा। अब यहां से यहां पर आइए तो क्या होगा, इसका वाला रो बोलो यार इंटू जी इंटू ये वाला हाइट कितना होगा 30, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब आपको बोला है कि px प्लस क्या चीज प्लस नहीं समझ में आया, px माइनस py होगा ना सर, px माइनस py कितनी है, अरे सुनो 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 सुनो, px माइनस py कर रहे हैं तो डायरेक्ट ना चल करके करो जी h वाला कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे, तुम देख लो, लेकिन करना ऐसे नहीं है। तो ये हो गया कितना 25, ये हो गया 3 इंटू 10 पावर 5, तो ये हो गया 0.25 इंटू 10 पावर 5, ये 3 हो गया, तो 3.25 इंटू 10 टू द पावर 5। हम लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट दिस माइनस दिस कर रहे थे, इतना चल चल करके जो करोगे वो गए पे देगा, बोलो यार। अच्छा ऐसे भी तुम सोच सकते थे कि तुमको px का वैल्यू मालूम है और py का वैल्यू तुम मालूम करो, अगर करोगे तो चल आएगा, लेकिन वो बेवकूफी होगा। डिफरेंस कहेगा निकालने के लिए तो हम केवल उस दोनों से मतलब रखेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं, चलेंगे तो उतना से बढ़ेगा या घटेगा, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, ये जगह क्वेश्चन आना चाहिए, बात समझ में आ रही है? चलिए अब बोल रहा है px माइनस pa, तो कैसे कैलकुलेट होगा px माइनस pa, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये कम माइनस ज्यादा कर रहा है, तो ये समझ में आया कि माइनस में आ जाएगा, किसके बराबर होगा, तो इस दोनों के बीच में जो वर्टिकल गैप रहेगा, तो इस दोनों के बीच में वर्टिकल गैप 6 ना है, तो कितना हो जाएगा, इस लिक्विड में रो जी इंटू इसके बीच का वर्टिकल गैप 6, यही वाला होगा। तो अगर अलग अलग लिक्विड होगा तो जिसमें जितना चलिएगा वो अपना पार्ट निभाएगा, कोई दिक्कत लग रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सवाल पूछता है, कोई जरूरी नहीं कि यही पूछेगा, ये पूछेगा तभी सवाल ठीक ठाक माना जाएगा, और इसका अप्लाई माने इसका एप्लीकेशन करता है यूज दूसरा जगह, तो हम लोग देखेंगे। समझ में आ गया? अच्छा इसको अब समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा याद रखता है कि कोई भी शेप का कंटेनर रहेगा, आप क्या करिएगा कि लिक्विड डालिएगा, ठीक है, तो सब में हाइट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये बात सच है, लेकिन कुछ चीज गलती भी करवा सकता है, इसलिए हम ये बड़ा बता रहे हैं, समझिएगा। चाहे शेप किसी टाइप का रहे, अगर ये एसिलेटेड नहीं है, जैसे कि एसिलेटेड नहीं है, तो हर हालत में नीचे माने एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर देखोगे तो प्रेशर सेम होगा कि नहीं होगा सेम, तो अगर यहाँ पर आप बोलते हैं P1 तो यहाँ भी P1 ही होगा, यहाँ भी P1 ही होगा, अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? चूंकि ये एसिलेटेड नहीं है तो नीचे में सब जगह पर प्रेशर सेम होगा, और ये कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के, तो यहाँ प्रेशर कुछ होगा P0, यहाँ पर P0, यहाँ सॉरी तो ऐसे ही यहाँ पे चूंकि कांटेक्ट में,
यहाँ पे P नॉट है ना जी। ये कांटेक्ट में नए हैं तो वहां पर कुछ अलग प्रेशर होगा, उसको हम अभी चर्चा करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होगा और जो जो कांटेक्ट में रहेगा एटमॉस्फेयर का उसका भी प्रेशर सेम होगा। तो अब समझिएगा, ये वाला सब के लिए सेम और ये वाला सब के लिए सेम, इसका मतलब दोनों के बीच में गैप भी सबका सेम, बोलो यार। और सब में रो है जो कि सेम ना है जी, तो गैप सब में सेम, इसका मतलब रो जी एच सब में सेम और रो भी सब में सेम है, इसका मतलब एच सब में सेम, बोलो जी। तो इसमें सब में सेम हाइट होगा, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको डायरेक्ट रट जाता है आदमी, कैसे कि सब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है ऊपर से, तब उसका शेप किसी भी ढंग का रहेगा। अगर इसमें लिक्विड आप डालिएगा ना तो सब में सेम लेवल तक वो उठेगा। ओके, कंडीशन बताएं क्या, ऊपर से सब एटमॉस्फेयर से रहे या ऊपर में प्रेशर सेम रहेगा, तब अगर तुम लिक्विड डालोगे तो किसी भी शेप का रहेगा, सेम हाइट तक होगा, बोलो यार। लेकिन अगर जो ऊपर में ही प्रेशर अलग अलग रहेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, तो हाइट का सेम होना जरूरी नहीं है। तो कैसे पकड़ेंगे समझिएगा, चूंकि ये नॉन एसिलरेटेड है, ठीक है, तो एक लेवल का प्रेशर सेम होगा, तो यहाँ का P1 है, यहाँ का P1 है। अब खुद सोचिएगा आप पहला कंडीशन में कि बोले हुए हैं कि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेयर से, तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पर प्रेशर, या देखो यहां पर प्रेशर बोलो या एक तरह से यहां पर प्रेशर बोलो, बात तो एक है। गैस में सब जगह पर प्रेशर सेम है ना माना जाएगा, गैस में भी प्रेशर बदलता है, लेकिन जब तक उसके डेंसिटी के बारे में नहीं देगा तो मानेंगे लगभग सेम है, ठीक है। तो उसका होता क्या है, रो जी एस, तो रो बहुत कम ना होता है गैस का, तो रो जी एस 10/0 ही होता है, जब तक कि वो इंटेंशनली नहीं दे या लेंथ बहुत ज्यादा नहीं दे। छोड़िए उसको, समझ ना, बड़ा आसान है। इस जगह पर प्रेशर सेम है, अरे बोलो यार। और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, मतलब यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो कम ही रोजिए जो होगा, तब ना इतना ही के बराबर यहाँ पर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ऊपर में प्रेशर ज्यादा है तो हाइट कम होगा, तब ना कम ही बढ़ेगा तो मैच कर जाएगा इसके। तो ये समझ में आया कि इस केस में क्या होगा बताओ तो, ये हाइट जो H1 है और दूसरा का जो हाइट H2 था, तो ये समझ में आ रहा है कि H1 का वैल्यू कम होगा H2 के रिस्पेक्ट में, तो H1 का वैल्यू कम होगा H2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि यहाँ का प्रेशर इसके रिस्पेक्ट में कम है, तो ऊपर में प्रेशर कम है और नीचे बराबर होना, इसका मतलब ज्यादा रोजीएच चलेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि इस केस में इसका जो हाइट होगा वो इससे कम नहीं इससे ज्यादा हो रहेगा, बोलो यार। इसका मतलब H1 क्या होगा, ज्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में, H2 के रिस्पेक्ट में। इसको तुम ऐसे सोच सकते हो, जब तक एसिलरेटेड नहीं तब तक का बात करें, एसिलेशन बात आगे पढ़ा करेंगे, ठीक है। एसिलरेशन या फ्लो होगा तो उसको अलग ढंग से पढ़ाता है, रेस्ट वाला का अलग ढंग से पढ़ेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे शॉर्टकट याद कर सकते हैं कि ऊपर में अगर प्रेशर सेम है तो किसी भी शेप का रहेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, कंटेनर सेम हाइट तक पानी भरेगा, माने इसमें तुम ज्यादा और इसमें कम भर ही नहीं सकते, तुम पानी इसमें गिराओगे तो सब में एक लेवल से चढ़ जाएगा। और इसको थोड़ा सा ये सोच करके ध्यान रखना कि अगर जो ऊपर में प्रेशर ज्यादा है तो उसको कम हाइट ही चलना पड़ेगा तो नीचे में बराबर हो जाएगा। तो ज्यादा प्रेशर रहेगा तो दूसरे के रिस्पेक्ट में कम हाइट होगा और कम प्रेशर रहेगा तो दूसरे के रिस्पेक्ट में ज्यादा हाइट होगा, ताकि नीचे बराबर। तो ये फिक्स है कि किसी ना किसी दिन इसको फंसाएगा, क्योंकि तुम भी पहले पढ़े हुए होगे, टारगेट बेच में होगे तो तुम याद किए होगे किसी ढंग का शेप रहेगा। अगर क्या है मतलब एसिलरेटेड नहीं तो सब में सेम हाइट तक होता है, समझ में आया, तो वो कंडीशन है।
कि ऊपर में प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझा रहा? अच्छा फ्लो होगा तभी तुम लगाओगे, नहीं तो उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अलग अलग लिक्विड रहेगा जी, तो यहाँ भी जैसे यहाँ जैसे यूज करोगे वैसे रे ऑप्टिक्स में भी यूज करना है। जिससे जितना गुजरोगे वो अपने लेवल का रोजियत बढ़ाएगा या घटाएगा। नीचे आओगे तो बढ़ेगा उतना से, ऊपर जाओगे तो घटेगा। ये एकदम ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका एप्लीकेशन करना है। जेईई में बहुत सवाल पूछ ले, नीट में भी एक बार पूछा है। समझ आ रहा है कि नहीं? और हम इस चैप्टर को थोड़ा सा नीट से ऊपर पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए कि इसको आप लोगों में मात्र 3, 4 साल 5 साल पहले ऐड किया। समझ आ रहा है कि नहीं? 5 साल पहले 6 साल पहले ऐड किया। आईआईटी में जेईई में बहुत पहले से है, तो जो भी क्वेश्चन पूछता है उसी से रिलेट कर करके पूछ रहा है। समझ आ रहा है? तो जैसे पता है एकदम उसी वे में सोचिएगा, तो क्या है कि सब सवाल बच्चा का बन जाएगा, विदिन 1 मिनट बन जाएगा, वो गारंटी के बन जाएगा। रेयरेस्ट केस में का क्वेश्चन है जो कि 1.5 मिनट में जा सकता है, अदरवाइज सब बच्चा करके हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रही है? मेन रूप से समझ में आया ना कि इसी दोनों का यूज हुआ है यहाँ पे। तो कुछ और हम इस पर एग्जांपल करवाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, इसमें किया क्या गया है कि शुरू में यही वाला लिक्विड पूरा में भरा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है कि इधर से अलग डेंसिटी का लिक्विड डाला गया। तो अलग डेंसिटी का लिक्विड डाला जाएगा तो थोड़ा सा ये वाला क्या होगा, नीचे आएगा ये वाला। ठीक है, ये नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है। तो अगर एक डेंसिटी का लिक्विड डालोगे तब तो दोनों कॉलम में सेम हाइट तक होना चाहिए। लेकिन अगर अलग अलग लिक्विड डालोगे तब दोनों कॉलम में सेम हाइट होना जरूरी नहीं है। लेकिन ये तो फिक्स ना है कि अगर ये रेस्ट में है या एक्सीलरेशन में नहीं है तो एक लेवल पर प्रेशर सेम होगा। तो जब भी आपको क्या करेगा ना कि अलग अलग कॉलम में अलग अलग डेंसिटी का लिक्विड देगा, ठीक है, और प्रॉब्लम डील करने के लिए बोलेगा, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस कॉलम के थ्रू किसी पॉइंट पर पहुंचिए और प्रेशर निकालिए, और इस कॉलम के थ्रू किसी पॉइंट पर पहुंचिए जो पहले वाले के हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो यहाँ पर आप इसके थ्रू प्रेशर निकालिए और यहाँ पर आप इसके थ्रू प्रेशर निकालिए, और उसको बराबर कर दीजिएगा तो जो निकालना रहेगा वो खुद चला आएगा। बात समझ में आएगा? अगर एक लिक्विड रहेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, तब आप क्या करिएगा कि डालिएगा तो दोनों तरफ सेम हाइट तक होगा। लेकिन अलग अलग आप लिक्विड डाले हुए हैं तो दोनों तरफ हाइट का सेम रहना जरूरी नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि किधरो हाइट ज्यादा होगा, किधरो हाइट कम होगा। तो कुछ भी पूछेगा, प्रॉब्लम बनाना कैसे है, तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर इधर से भी प्रेशर निकालिए और इधर से भी प्रेशर निकालिए और उस दोनों को बराबर कर दीजिएगा। क्योंकि अगर ये एक्सीलरेशन में नहीं है तो वो वालों का रूल लगेगा ही ना कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज समझिएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल ये भी है तो आप यहां से यहां तक आइए और प्रेशर निकालिए, और यहां से यहां तक आइए तब प्रेशर निकालिए, और उन दोनों को बराबर करोगे तो जो तुमको पूछेगा ना वो आंसर चला आएगा। हम आपको सजेस्ट क्या करेंगे कि एकदम नीचे तक आकर के प्रेशर को बराबर करने का जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? बस खाली इतना नीचे आ जाइए ना कि दोनों में सेम लिक्विड दिखने लगे। जैसे कि इसमें तो नीचे आइएगा तो यहाँ पर आइएगा तो ये लिक्विड दिखने लगेगा। अरे बोलो यार, तो इसी हाइट पर इधरों से निकालिए, लिक्विड वाला भी सेम कर देना। अरे यहाँ पर आओगे तुम यहाँ से, और यहाँ पर आओगे यहाँ से, प्रेशर को बराबर करोगे तो आ जाएगा जो चाहिए तुमको। लेकिन एकदम नीचे आ जाना ही जरूरी नहीं, ला सकते हो, तुम कर सकते हो, आंसर चलाएगा। इसमें करना क्या ना कि लिक्विड कम से कम सेम हो जाना चाहिए। तो इसमें तुम अगर यहाँ तक चलोगे तो उस लेवल पर लिक्विड सेम होगा नहीं होगा, यहाँ पर पहुंचोगे तो लिक्विड सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर यहाँ तक आने में अगर लिक्विड सेम हो गया तो वहीं तक का हम लोग सोचेंगे। बात समझ में आई? यहाँ तक सोचोगे तो गलत हो जाएगा क्या? गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। अरे बोलो यार,
तो हम लोग क्या करेंगे कि बस लिक्विड जिस लेवल तक सेम हो जाएगा वहां तक प्रेशर निकाल लेंगे। तो ये समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर प्रेशर हम लोग निकाल लेंगे। तो इस दोनों जगह पर प्रेशर सेम होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल में। अच्छा एक चीज समझना, इस जगह पर और इस जगह पर प्रेशर सेम हो जाएगा? नहीं होगा, जब तक लिक्विड में मैच करेगा तब तक हॉरिजॉन्टल में सेम नहीं होगा। यस सर। समझ में आया ना जी? ये नहीं कि यहाँ का प्रेशर है इसके लेवल में यहाँ पर प्रेशर सेम हो जाएगा। वो कब होता है? जब डेंसिटी सेम होता है तब। यस सर। लेकिन यहाँ पर पहुंच गए थे, इस लिक्विड और इस लिक्विड में कोई अंतर नहीं रहेगा, तब तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम ही होगा। तो यहाँ का प्रेशर कैसे निकालोगे? तो इधर के हेल्प से निकालोगे। तो यहाँ पर प्रेशर कितना? P0 है ना जी? तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाता है? यहाँ नाम लिख दे रहे हैं, इसका नाम A दे दे रहे हैं, इसका नाम B दे दे रहे हैं। तो PA किसके बराबर हो जाएगा? PB के। सेम लिक्विड में ला करके कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा? तो P0 यहाँ पर अब प्लस रो हो गया D1 इंटू G इंटू H। H कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तुम ऐसा यूनिट में लिखने का प्रयास करना, ऐसे कट करके क्या आ जाएगा, लेकिन तुम ऐसा यूनिट में लिखना। नहीं तो अगर ऐसा यूनिट में नहीं लिखना है तो फिर यूनिट के साथ ऐसे लिख लो ताकि पता चलते रहे तुमको। यहाँ पर आ गया प्रेशर P0 प्लस रो GH। यस सर। ये बराबर होगा यहाँ के प्रेशर के। तो कैसे हो जाएगा? यहाँ भी प्रेशर है P0 प्लस इसका रो कितना दिया है? D2 इंटू G इंटू H। तो यहाँ पर ना आना, यहाँ से 10 और 5 कितना हो गया? ये हो गया 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत लगा? नो सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा, और जब ये खत्म हो जाएगा तो G भी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? नो सर। तो आपको पूछा है क्या? D1/D2। तो D1/D2 इधर कर दिए तो उसको उधर फेंक किया गया। 15/3 कितना हो गया? 3/2। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा कोई बच्चा यहाँ पर भी लाता तो कोई गुना वो नहीं कर देता। पहले P0 यहाँ होता प्लस D1 इंटू G इंटू ये वाला है, अब प्लस कितना करता ना जी, अब उधर से भी करता ना, तो इधर जितना प्लस होता है इधर उतने प्लस होता है, अपने आप में कट जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि लिक्विडवा दोनों तरफ से आने पर सेम हो जाना चाहिए। ये नहीं कि तुम यहाँ पर निकाले और यहाँ पर निकाले तो गलती हो जाएगा। सेम लेवल पर सेम डेंसिटी होगा कब? सॉरी, सेम लेवल पर सेम प्रेशर होगा कब? जब हाँ डेंसिटी वगैरह सेम रहना चाहिए और ऊपर में प्रेशर सेम होना चाहिए। कोई दिक्कत लग रहा है? इस का नीट में सवाल आया है, जेईई में सवाल आया है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बड़ा आसान सा है, टाइप ध्यान रखना है केवल, ठीक है? अब इसको देखिए आप, इसमें क्या है जी कि एक ट्यूब को ऐसे सर्कुलर फॉर्म में कर दिया गया, ठीक है, और उसके अंदर में लिक्विड रख दिया गया। लिक्विड कितना है? तो 1/4 भाग में एक लिक्विड है और 1/4 भाग में क्या है? दूसरा लिक्विड है। ये हम आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको कैलकुलेट करिएगा ना, हम करके दिखा सकते हैं, लेकिन उसको करने में टाइम लग जाएगा। ये वाला पहले IIT में पूछा, फिर जेईई मेन में 2 बार पूछा इसी का रूप बदल के। मैंने समझ रहे जब नीट में गिरने वाला है और नीट में आ जाएगा ना, जो बच्चा फॉर्मूला नहीं जानेगा उसका मजबूरी रहेगा क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ना, जानते हुए भी, क्योंकि टाइम ले लगा 2-3 मिनट। अरे बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ ज्योमेट्री में ही तुमको उलझन होगा। कंसेप्ट यही वाला होगा कि जब ऐसे हो जाएगा ना तो एक लेवल पर इधर से आएगा प्रेशर को बराबर कर देगा तो आ जाएगा, लेकिन उसमें इरिटेशन हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ ज्योमेट्री थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत लगेगा। रिजल्ट को डायरेक्ट याद कर लेना है क्या कि सर्कुलर फॉर्म में ट्यूब है तो 1/4 भाग में एक डेंसिटी वाला लिक्विड डाला गया है और 1/4 में दूसरा डेंसिटी वाला लिक्विड डाला गया है। यहाँ बीच में शुरू में मान लो कि पार्टीशन था जिसको तुम पकड़े हुए थे, तो ऐसा शेप का दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब क्या किया गया है कि इस पार्टीशन को तुम छोड़ दिए, ठीक है,
तो पार्टीशन को छोड़ दोगे तो अगर इसका डेंसिटी ज्यादा होगा तो ज्यादा ना भारीपन करेगा। ये समझ में आ रहा है कि इस टाइप का होगा। Yes, sir. और अगर जो ये भारी रहता तो ऐसे होता तो उस टाइप से होता। Yes, sir. जो ज्यादा भारी रहेगा वो नीचे आएगा तो दूसरा को ऊपर उठाएगा। तो अभी तत्काल हम मानते हैं कि D2 का वैल्यू क्या है, ज्यादा, तो वो ऐसे होगा, क्या ऐसा होगा कि नहीं? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्टिकल से कितना एंगल पर, वर्टिकल से कितना एंगल पर पार्टीशन शिफ्ट हुआ, समझ में आ रहा है? तो इसमें किया क्या जाता है कि इस जगह पर निकाला जाता है इधर से प्रेशर वर्टिकल हाइट के कंसेप्ट से, और इस जगह पर यहां से भी जो वर्टिकल हाइट रहेगा उससे निकाला जाएगा, और इधर से आओगे इधर से आओगे इस पॉइंट पर प्रेशर बराबर ना हो जाएगा। तो उसी ढंग से किया जाता है। लेकिन अगर हम भी एग्जाम में बैठे हुए रहेंगे ना, हमारे पास क्या रहेगा कि 1 मिनट टाइम रहेगा तो हम इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वहां बनाना है तो ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ना, नीट में नहीं किया तो नीट में आने को तो रटे हुए रहिएगा, मार दीजिएगा। जय में कहीं बचा क्या होगा कि रट के लेना पड़ेगा, उसको भी 2 बार आ चुका है, फिर से रिपीट करेगा अलग फॉर्मेट करके। तो इसमें याद क्या करना है जी कि वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा पार्टीशन, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स d2 माइनस d1 बाई d2 प्लस d1। ये समझ में आ रहा होगा कि d2 ज्यादा वाला, अगर d1 ज्यादा होता तो यहाँ d1 माइनस d2 कर दो, और नीचे में तो है क्या d2 प्लस d1। तो एक बार डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दिया करके पूछ लिया था कि कितना थीटा बनेगा, तो यही वाला यूज हो जाता। ये ध्यान दीजिएगा कि d2 ज्यादा है किससे, d1 से, ज्यादा माइनस कम वाला करना। एक बार देखो जेई मेन में ये वाला सवाल पूछा है, जेई मेन का ही सवाल है। इसमें क्या दिया है कि वही 90 डिग्री बना रहा होगा ये वाला पार्ट, ये भी 90 डिग्री है जो कि यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। तो आपको बोला है कि बताइए वर्टिकल से कितना एंगल पर पार्टीशन होगा। नहीं, ये नहीं बोला कितना एंगल पर, वो बोल दिया है कि पार्टीशन है जो वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा है। तो आप इस दोनों के डेंसिटी का रेशियो बताइए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कोई बात नहीं, हम लोग डेंसिटी का नहीं पढ़े थे, तो जो पढ़े तो उसको यूज करेंगे, उसी को रीअरेंज कर लेंगे। तो याद रहेगा तभी कंपटीशन में बन पाएगा, अदरवाइज उलझन हो जाएगा। फिर क्या है कि 3-4 मिनट टाइम इसमें खींचा जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्री में लगाना पड़ेगा, दिमाग नहीं काम करेगा। तुम लोग बताओ दिमाग नहीं काम करेगा, तो इसमें हम लोग प्रोसीड कहां से करेंगे बताओ तो? tan थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, tan अल्फा। देख समझ ना, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स उतना है, तो ये जाएगा तो tan थीटा होगा। यहाँ थीटा लिए थे ना हम लोग वर्टिकल से, यहाँ पर क्या लिया अल्फा, यहाँ हो जाएगा tan अल्फा। ये समझ में आया ना? तो tan अल्फा का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो d2 माइनस d1 बाई d2 प्लस d1। यहाँ पर d2 ज्यादा था, इसको देख के तुमको क्या लग रहा है किसका डेंसिटी ज्यादा है, d1 का, तो तभी तो वो इसे दबाया। तो ये समझ में आ रहा हो कि d1 ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे d1 माइनस d2 बाई d1 प्लस d2। कोई दिक्कत लग रहा है? और आपको चाहिए क्या, d1 बाई d2, तो पहले d1 को एक तरफ करोगे, d2 को एक तरफ करोगे, इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, d1 tan अल्फा प्लस d2 tan अल्फा, ये बराबर होगा किसके, d1 माइनस d2 के। तो d1 को एक तरफ करो, इसको इधर कर दो, तो कितना हो गया, tan अल्फा माइनस 1, और उसको उधर करोगे तो माइनस d2 हुआ ना, तो माइनस d2 को कॉमन कर लोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस tan अल्फा, और दोनों माइनस हो जाएगा। जैसे कर आपको लाना क्या है, d1 बाई d2, उसको उधर करोगे कितना हो जाएगा 1 प्लस tan अल्फा, और ये वाला माइनस रहेगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा। अरे ये माइनस अगर बदले लगे इसको, तो यही वाला होगा, डी ऑप्शन हो गया। तो देख रहे हैं कि अगर आपको आ जाए इस टाइप का क्वेश्चन, तो खाली फॉर्मूला याद रहेगा ना तो तुरंत बन जाएगा। थीटा पूछेगा तो डायरेक्ट मार देंगे, और थीटा नहीं भी पूछेगा तो डायरेक्ट कर देंगे, अदरवाइज सोल्व करने में बड़ा दिक्कत होगा। और चूंकि लेवल 1 में पढ़ा रहे हैं तो ज्यादा इन्होंने करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। बोलो यार, समझना, जो बच्चा जानते रहेगा नहीं कैसे आया, वो भी अगर जो बनाएगा ना इसको सोल्व करके, तो समझ लो कि कंपटीशन में पीछे हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो हम आपको टू द पॉइंट पढ़ाना चाह रहे हैं कि ये याद रखिए, आएगा मार्क पे आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? हालांकि जो बच्चा नहीं भी जानेगा तो दिमाग लगाएगा तो छाट सकता था, लेकिन लाइट है। ऐसे सोच सकते हैं थोड़ा सा, क्या खाली वैसे बोल रहे हैं, समझ में आया ना? ठीक है, तो लाइट है। अगर जो अल्फा जीरो हो जाए, अल्फा जीरो का क्या बताता है? अरे ऐसे हुआ ही नहीं, एकदम ऐसे रह गया, ये बता रहा है कि मतलब दोनों तरफ सेम डेंसिटी है। तो अल्फा को जीरो तुम पुट कर दोगे ऑप्शन में, तब तो इसका रेशियो 1 आना चाहिए। अल्फा जीरो कब होगा? जब दोनों तरफ बराबर होगा तब ना। तो अल्फा जीरो मारने पर d1/d2 का वैल्यू 1 होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन में अल्फा का वैल्यू जीरो मारने पर 1 आना चाहिए। तो इसमें देखो तो अल्फा का वैल्यू जीरो मारो तो आएगा, जीरो मारोगे तो जीरो हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा बराबर। और यहाँ पर जीरो मारोगे तो 1, तो 1 माइनस 1 तो इंफिनिटी ना हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये बात समझ में आया? इसको देखो तो अल्फा का वैल्यू जीरो रखो तो 1, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू जीरो रखो तो 1, तो 1/1 1, तो ये सही हो गया। इस ढंग वाला में क्या होता है कि ऑप्शन छांटने का प्रयास करते हैं, तो सही हो सकता है। ठीक है, इसको देखो तो अल्फा का वैल्यू जीरो रखोगे तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। अल्फा का वैल्यू जीरो रखोगे तो ये 1 हो गया, तो 1 माइनस 1, ये जीरो होगा तो इंफिनिटी ना कर दिया, तो ये गलत हो गया। इसमें अल्फा का वैल्यू जीरो पुट करो तो 1, अल्फा वैल्यू जीरो पुट करो तो जीरो हुआ तो 1। इसका मतलब इस दोनों ऑप्शन में अल्फा का वैल्यू जीरो मारने पर रेशियो है जो कि 1 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि डेंसिटी बराबर होगा, तो उस दोनों के सही होने का चांस है। समझ में आ? लेकिन कौन होगा? तो अब एक चीज बोलेंगे तो उलबुला नहीं जाना। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तब भी ठीक हो, तो तुम तो इसी ने बता हम बता रहे हैं कि अगर मैथ का बच्चा वहां बैठा बोलेगा तो बिना पेन टच के लिए बना सकता है इसको। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसमें डाटा नहीं दिया, वो वेरिएबल पर छोड़ दिया है। ऑप्शन में जब भी डाटा नहीं था वेरिएबल पर छोड़ देता है ना, तो कोई बच्चा फिजिकली लगाएगा ना दिमाग, तो बिना बनाए भी खींच सकता है। तो ये तो समझ में आ गया ना कि अल्फा को अगर जीरो तुम कर दोगे तो ये पार्टीशन यहाँ, इसका मतलब जितना इधर है उतनी इधर, ये बता रहा है दोनों का डेंसिटी सेम होगा। तो अल्फा जीरो करने पर डेंसिटी सेम होगा, मैंने रेशियो 1 आना चाहिए थी। इस दोनों में बचा हुआ रह गया। अब थोड़ा सा फील करिएगा, मान लो कि D1 डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। किसके रिस्पेक्ट में? D2 के रिस्पेक्ट में। तब तो ऐसा लगेगा कि D2 वाला लिक्विड है ये नहीं, उसका भार का कोई असर होगा क्या? और अगर जो इसके भार का कोई असर नहीं होगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर D1 बहुत ज्यादा, तब इस पर इसका भार का कोई असर होगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि अकेला यही दिखेगा टाइप का। तो ये समझ में आ रहा है कि ये बीचों बीच में आ जाएगा। तो ये टोटल बना रहा था 90 डिग्री यहाँ पर, तो ये बीचों बीच में आएगा। तो समझ में आया कि पार्टीशन है जो कि 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री तुम सोचोगे तो उस केस में D1 बहुत ज्यादा होगा D2 के रिस्पेक्ट में। तो ये इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, ओवरऑल ये एक तरह से इंफिनिटी हो गया। तो अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री मारेगा, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री मारेगा तो 1/√2, तो 1 + 1/√2। और यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री मारेगा तो 1 - 1/√2, इंफिनिटी हो गया। ये बड़ा नहीं हुआ। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री मारो तो ये 1 हो गया तो 2 हो गया। और यहाँ 45 डिग्री मारोगे तो ये 1 हो गया, तो 1 - 1 0, मतलब ये इंफिनिटी हो गया। पर ये बता रहा है कि अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री जब होगा उस सिचुएशन में ये वाला इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगा, इंफिनिटी होगा। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आप लोगों से कि आप ऐसे बनाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये वाला याद रखिए। थीटा पूछेगा तो डायरेक्ट मारिएगा। जहां ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। अब अगर थीटा नहीं पूछ करके डेंसिटी का चर्चा किया तो ये वाला इधर आएगा तो tan थीटा वैसे करके डील कर लीजिएगा। तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट करें, वो एक्सपेक्ट नहीं करें लेवल 1 में।
जेईएन का ही बच्चा तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं, मेडिकल में तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, आप ऐसे करके बना लीजिएगा बस, इतना ही से मतलब, कोई दिक्कत। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कोई भी चीज, ये हो गया या इसके पहले जो पढ़े, ठीक है, उसमें एसिलरेशन नहीं होता, ठीक है। अब अगर एसिलरेशन होगा तब कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो 3 ढंग का तुमको पढ़ाएंगे लिक्विड वाला में, एक जब रेस्ट में था तो पढ़ाएं, फिर और आगे हम पढ़ रहे हैं, एक दूसरा क्या हो गया जब एसिलरेशन रहेगा, और फिर तीसरा वाला पढ़ना था जब फ्लो होता है, ठीक है। तो एसिलरेशन वाला में आपको कैसे प्रोसीड करना है, तो देखिए यहाँ लिख दिए, इसको एकदम की पॉइंट बना के पकड़े हुए रहेगा, बाकी एग्जाम्पल हर तरह का गुजार देंगे ना कि आएगा तो देखा हुआ ही आएगा, ठीक है। क्या लिखा है कि सरफेस ऑफ लिक्विड विल बी परपेंडिकुलर टू जी इफेक्टिव, ठीक है। ये हम आपको एसएम में ही पढ़ा चुके हैं कि जी इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट होता है, कि एक जी लेते हैं और जिधर वेसल का या लिफ्ट का एक्सीलरेशन होता है उसके उल्टा कर 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 करके जी के साथ रिजल्टेंट लेते हैं। अरे बोलो यार, जी इफेक्टिव याद है ना, एक जी होता है और जिधर एक्सीलरेशन है वेसल का या लिफ्ट का उसका उल्टा कर करके जी के साथ रिजल्टेंट लेते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि लिक्विड का सरफेस जो होगा ना वो जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होगा, पहला चीज ये ध्यान रखना है। क्वेरी पूछ सकता है आप लोगों में, ठीक है, जितना चीज नीट में पूछना सब बातें नहीं पूछ रहा है, समझ आ रहा है। तो होता क्यों है ऐसा, क्योंकि हम क्या है कि आईआईटी का जेईई का जो भी टाइप लगता है ना कि एकदम आने वाला है तो पहले से बताए हुए हैं। और दूसरा में क्या लिखा है देखो, तो चेंज इन प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस रो जी इफेक्टिव इनटू एच, रो जी एच में चेंज होता था ना जी, तो वहां पर केवल जी रहता था, एक्सीलरेशन वाला काम नहीं होता था। जब एक्सीलरेशन वाला होगा ना तो उस एक्सीलरेशन को उल्टा कर करके जी के साथ रिजल्टेंट लोगे तो जी इफेक्टिव तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। फिर प्रेशर में चेंज कितना हो जाएगा, तो रो जी इफेक्टिव इनटू एच, जहां पर एच जी इफेक्टिव के डायरेक्शन वाला, बात समझ में आया। पहले जो पढ़ते थे एच वो भी जी इफेक्टिव के तरफ ही था, लेकिन उस समय में केवल जी था तो जी इफेक्टिव भी वही रह जाता था। तो जी इफेक्टिव पहले वर्टिकल में था, जब रेस्ट में था लिक्विड, बोलो यार। अब क्या होगा कि जी इफेक्टिव का डायरेक्शन भी हो सकता है कि बदलेगा, तो इतना से प्रेशर चेंज किधर होगा, जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में। बाकी बोलने से नहीं होगा, सुनिए तो क्लियर होगा। इसका एक्सीलरेशन उधर है तो जी इफेक्टिव कैसे निकलेगा जी, तो जी तो इधर है, अरे जी तो इधर है, ये ऊपर हो जाएगा, तो जी इधर है और ये उधर एक्सीलरेटेड, तो जी इफेक्टिव में उसको उल्टा करिएगा ना, तो इस डायरेक्शन में ये होगा, ये समझ में आया। तो इस डायरेक्शन में ही जी प्लस ए हो जाएगा जी इफेक्टिव, यस सर। तो इसी डायरेक्शन में प्रेशर चेंज होगा। तो अगर यहां आपको पूछेगा PB माइनस PA, जिधर जी इफेक्टिव रहेगा उधर प्रेशर ज्यादा रहेगा, ये ध्यान रखना। पहले भी नहीं पढ़ रहे थे कि जी इतने है तो प्रेशर ज्यादा होता था, तो जी इफेक्टिव इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब इधर प्रेशर ज्यादा होगा। तो वर्टिकल हाइट अगर एच देख समझना जी इफेक्टिव का डायरेक्शन इधर है, तुम देख भी रहे हो एच उधरे, तो कितना हो जाएगा, तो ज्यादा माइनस ना कम किए हैं, तो प्लस के साथ तो इसमें ऐड है ना, प्लस आई इसका जो भी डेंसिटी होगा रो और जी के जगह पर क्या हो जाएगा जी इफेक्टिव इनटू एच। कोई दिक्कत लग रहा है, इसी को कहना क्या कि कंटेनर को रख दिया गया है लिफ्ट में, तो वही ना कहानी हुआ। चलो इसमें एक्सीलरेशन है कि नहीं, एक्सीलरेशन है तो पहले हम लोग जी इफेक्टिव निकालेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा जी कि जी का वैल्यू इस डायरेक्शन में है और ए इधर है, इसका मतलब जी इफेक्टिव निकालने के लिए ऐसे करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है कि जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो गया जी माइनस ए, किस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, दो वेक्टर का रिजल्ट है तो जी माइनस से लिखोगे तो इधर है ना। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो जी इफेक्टिव उधर होने लगेगा, अरे बोलो यार। तो अभी तत्काल जी इफेक्टिव इधर है ना जी इतना,
तो अगर जो आप निकालिएगा पी बी माइनस पी ए, पी ए माइनस पी बी कहेगा तो माइनस के साथ होगा, समझ रहे होगे? तो पी बी माइनस पी ए, बोलो यार, जी इफेक्टिव इधर है, इसका मतलब इधर हाइट में चलोगे तो कितना हो जाएगा, रो जी इफेक्टिव पे जाएगा जी माइनस ए इंटू एच। कोई दिक्कत लग रहा है? चलिए इस केस को देखिए, इसका भी ऐसा भी पूछ सकता है। इसमें बोल रहा है कि ये एसिलरेटेड ही है, कितना से, जी नीचे से, तो इस सिचुएशन में जी इफेक्टिव निकालिए तो कैसे होगा, तो ओरिजिनल जी तो इधर है और एसिलरेशन इधर है जी से, तो उल्टा करिएगा, बोलो जी। तो ये समझ में आ रहा है कि जी इफेक्टिव का वैल्यू 0 हो जाएगा और जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा। ये बहुत स्पेशल केस है, जी इफेक्टिव 0, इसका मतलब चेंज इन प्रेशर रो इनटू जी इफेक्टिव इनटू एच, तो जी इफेक्टिव 0 माने चेंज इन प्रेशर 0। इसका मतलब किधरों आप बढ़िएगा तो वही प्रेशर मिलेगा, चाहे आप वर्टिकल बढ़िए, चाहे आप हॉरिजॉन्टल बढ़िए, चाहे इधर बढ़िए, चाहे उधर बढ़िए। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब इस लिक्विड में यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, कहीं का भी प्रेशर देखिएगा तो क्या होगा, सेम होगा। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको बोल देगा कि कंटेनर सैटेलाइट में रखा हुआ, सैटेलाइट में भी जी इफेक्टिव 0 ही माना जाता है, तो जहां भी जी इफेक्टिव 0 होगा तो ऐसा होगा। अच्छा समझना, अगर जो लिक्विड रेस्ट में तो जी इफेक्टिव का वैल्यू जी ही हो जाएगा, और बोल दिया ग्रेविटी फ्री स्पेस में, तो ये समझ में आया कि उसमें भी प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, तो आप वर्टिकल भी चलिएगा, किधरों चलिएगा, प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्रेशर 0 नहीं होगा, चेंज 0। बात समझ में आ रहा है? तो इस ढंग का क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि क्या कर देगा कि सैटेलाइट में कंटेनर को कहेगा कि रख दिया गया, तो बोलेगा नाप दे देगा ए बी सी डी, हॉरिजॉन्टल दिखा देगा, वर्टिकल दिखा देगा, बोलेगा किसका प्रेशर ज्यादा है, किसका प्रेशर कम है, तो समझ में आ रहा है? वो दिखाने का प्रयास करेगा, बोलो यार। अच्छा, जी का चर्चा नहीं करोगे तो ये मान लोगे तो जी होगा, कोई दिक्कत लग रहा है आपको? चलिए, ये केस बहुत स्पेशल केस है, इसमें 2-3 चीज है जो कि आपको याद रखना है, आपको ओवरऑल याद ही रखना है। कहो तो हम तुरंत प्रूव कर देते हैं कि tan थीटा वैल्यू y इक्वल कैसे आएगा, लेकिन ये सब ना दिमाग में कचरा डालना है लेवल 1 वाले बच्चों के लिए, समझ आ रहा है? लेवल 2 तो चल के करता है, इंजीनियरिंग का बच्चा तो कुछ कुछ बता दे सकता है, आप कुछ देर रटे रहना है, बैठिएगा, मान जाएगा। देखो इसमें क्या होगा समझना, पहले शेप भी पूछेगा कि किधर होगा, फिर हम रिजल्ट याद कर लेंगे। इसका जी इफेक्टिव चूंकि एक्सेलरेटेड है, सबसे पहले जी इफेक्टिव के बारे में सोचोगे, तो जी किधर होगा, नीचे, इसमें भी मत सोचने लगे, तो जी हो गया इधर, और जी इफेक्टिव निकालने के लिए ए किधर शो करोगे, इस डायरेक्शन में शो करोगे ए, तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि इस दोनों का रिजल्टेंट जी इफेक्टिव जो होगा, सबसे पहले तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो जी इफेक्टिव किधर होगा, जी इफेक्टिव किधर हुआ, ऐसे, तो हर हालत में सरफेस उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसे। ये बात समझ में आ रहा है ना कि जी इफेक्टिव का डायरेक्शन जो होगा उसी के परपेंडिकुलर सरफेस एरिया होगा, सरफेस डिसाइड नहीं करता है कि जी इफेक्टिव होगा, जी इफेक्टिव डिसाइड करता है कि सरफेस का शेप क्या होगा, लेकिन आप लोगों के लिए दोनों सेम ही है, ठीक है? तो ये बात समझ में आया आपको कि जी इफेक्टिव ऐसे हर जगह पर ना है, जी इफेक्टिव ऐसे क्यों हर जगह पर जी इफेक्टिव है, क्योंकि हर जगह पर जी और ए का वैल्यू अलग है। ये बात समझ में आया कि अगर अलग अलग पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग होता तो जी इफेक्टिव अलग अलग होता, तो सब जगह पर भी परपेंडिकुलर भी अलग अलग ढंग से होता, यस होता सब जगह परपेंडिकुलर, लेकिन शेप बदलता, जो हम सर्कुलर वाला आपको बताएंगे। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसके हेल्प से भी ये वाला एंगल कैलकुलेट कर दिया सकता है, तुरंत कर दे सकता है, लेकिन उसे कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको याद कैसे करना है, समझना याद कैसे करना है। जिधर एक्सीलरेशन देगा ना, सबसे पहले सोचना उसके उल्टा में पानी पर धक्का लगता है। एक्चुअली कहानी यही चल रहा है स्टूडेंट कोर्स के कारण, ठीक है? उस पर बैठ के करता, लेकिन उसे कुछ मत जानो, तुम सीधे रट ले रहना कि अगर कंटेनर को एक्सीलरेट करेगा,
ठीक है। तो जिधर एक्सीलरेशन है जिस पॉइंट का, समझ आ रहा है कि नहीं, उसके उल्टा में धक्का लगा और पानी उधर शिफ्ट हो, ये याद रखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछेगा। तो सबसे पहले तो यही था कि इसको आप उधर किए, तो इसलिए जी को छोड़ दो, अभी जी का यूज कब करोगे, जब जी इफेक्टिव के बारे में सोचना रहेगा, ठीक है। ऐसे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा कि किधर पानी चढ़ेगा, तो अगर एक्सीलरेशन उधर है तो उसके उल्टा में पानी चढ़ेगा, तो देखो उल्टा में पानी नहीं चढ़ा है, ठीक है। और अगर जो कंटेनर इस ढंग का रहेगा, ठीक है, तब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना कर करके रहेगा, तो आप रिजल्ट याद रखिएगा कि tan थीटा का वैल्यू a/g होता है। ये बहुत स्पेशल रिजल्ट है, कुछ याद आ रहा है? हाँ, कुछ याद आना चाहिए। मैकेनिक्स में पढ़ना नहीं था कि ब्लॉक पर रख दिया है, ट्रायंगुलर ब्लॉक पर एक ब्लॉक को समझ रहा, फ्रिक्शन लेस है, तो बोलता है कितना से खींचे कि वो नहीं गिरे, उसी पर रहे, तो tan थीटा a/g होता है। उसी में वो क्वेश्चन होता है कि उल्टा डायरेक्शन में कितना से खींचे कि वो वर्टिकली गिरता दिखे, तो उसमें cos थीटा को वैल्यू a/g बोल दिया जाता है। अरे बोलो यार, और भी है, कुछ याद है? जब पेंडुलम को कार में लटका देता है और ए से एक्सीलरेट करता है, तो उल्टा डायरेक्शन में वर्टिकल से जो एंगल बनाता है, तो tan थीटा का वैल्यू a/g होता है। कोई दिक्कत लग रहा है? तो याद रखिएगा कि किसमें कहां से एंगल है, पेंडुलम वाला में वर्टिकल से था, बोलो यार, ब्लॉक वाला में हॉरिजॉन्टल से है, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल से, ये बात समझ आ रहा है ना, तो उसको रटे हुए रखिएगा, कुछ नहीं है, यही पर जी इफेक्टिव का परपेंडिकुलर में कहीं एंगल निकालना तो वहां पर बता दिया जा सकता है क्या होगा, लेकिन वो सब मत सोचिए, बता रहे क्या कि नहीं बताए, लाइट ले लेते हैं। अरे कुछ नहीं यार, देखो ना, इस दोनों का रिजल्टेंट ये वाला है, तो सरफेस तो होगा ऐसे होगा, समझ आ रहा है? तो सरफेस ऐसे होगा तो ये एंगल कैलकुलेट कर देगा, वही वाला होगा यहाँ पे, तो उसी से कर लेगा तो चलेगा, समझ आ रहा है? लेकिन इसका कोई जरूरत है, मैंने समझो कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, क्वेश्चन आएगा तो वैसे वैसे नहीं करके बनाएंगे, सीधे याद होगा मार्क्स से आगे बढ़ जाएंगे, टाइम में कहाँ, एक मिनट को क्वेश्चन है पढ़ना नहीं है, बात समझ में आया? तो ये सब चीज पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब एक दो चीज हम एक्स्ट्रा पढ़ाना चाह रहे हैं कि शायद वो आ जाए, तो खाली देखे हुए रहेगा एकदम आराम से, ये स्पेशल केस है। अब ये नहीं बोलना कि सर ये ऐसे रहेगा तो ये ऐसे रहेगा, वो सब कुछ हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन लेवल 1 में उतना चर्चा नहीं करना। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये तो आपको पता चल गया कि अगर जी इफेक्टिव के तरफ चलेगा तो अगर H चलेगा तो रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू L से प्रेशर बढ़ेगा, अगर जी इफेक्टिव की तरफ चलेंगे तो, आप उल्टा चलेंगे तो उतना से घटेगा। तो उसी से एक और रिजल्ट आ जाता है वेक्टर को ही कंपोनेंट में तोड़ करके करने पर, लेकिन आपको मतलब डायरेक्ट बता रहे हैं ना कि एकदम इस एग्जांपल को ध्यान रखिएगा, अगर जो पूछेगा ना तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। आता है इसी से कंपोनेंट तोड़ करके, इसमें अगर जो पूछ देगा एकदम इसी एग्जांपल कि PB माइनस PA कितना हो, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि इस डायरेक्शन में G वाला कारण चेंज करिएगा और इस डायरेक्शन में A वाला के कारण चेंज करिएगा, समझ में आ रहा? इसमें क्या था, कोई लोचा था? इसमें एकदम फिक्स हो गया कि G इफेक्टिव इधर है तो इधर ही चेंज होगा, उसके परपेंडिकुलर में चेंज नहीं होगा, जी इफेक्टिव का परपेंडिकुलर में नहीं चेंज होगा, बात समझ में आ रहा है? प्रेशर सब जगह पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये बात बताया जा रहा है कि अगर जो आया तो फिर क्या है कि बनना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? दो तीन चीज ध्यान रखना, प्रेशर किधर चेंज करता है, जी इफेक्टिव के तरफ, उसके परपेंडिकुलर में नहीं चेंज करता है। हाँ, जी इफेक्टिव से 30 डिग्री पर कितना चेंज करेगा तो कंपोनेंट टूटेगा, बोलो यार। तो इसमें समझ में आया ना कि अगर ऊपर नीचे होगा तो जी इफेक्टिव का लेंगे तो यही ना रह गया जी, ये समझ में आ रहा है? इस दोनों में केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ही प्रेशर चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो जी इफेक्टिव वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट नहीं जाएगा उसका, जिधर जी इफेक्टिव का कंपोनेंट जा सकता है, प्रेशर उधर उधर चेंज हो सकता है। इसमें जाएगा जी इफेक्टिव, ऐसे में
अच्छा, इसमें अगर बोल देगा कि कुछ एंगल पर प्रेशर चेंज कितना होगा, तो एक तरीका तो ये है कि एंगल के बारे में मत सोचना, ये लेंथ नहीं सोचना, तो वर्टिकल को ही सोच करके कर लेना। चलो हम एक्चुअली क्या है ना, जैसे जैसे बोलते जाएंगे ना तो बात आगे निकलते चल जाएगा, जाएगा गड़बड़ा। हम लोग टू द पॉइंट करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? कि जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में प्रेशर चेंज होता है, उसके तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, उसके उल्टा जाएंगे तो घटेगा। फॉर्मूला रोज ही अच्छी होता है, खाली जी के जगह जी इफेक्टिव लग जाता है। जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई प्रेशर चेंज नहीं होता है। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पर देखो, तो जी इफेक्टिव इधर है, तो इस डायरेक्शन में तो प्रेशर चेंज हो सकता है। अरे इसका कंपोनेंट इधर होगा तो हाँ, जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर में कोई छेद नहीं होगा, लेकिन जी इफेक्टिव इधर चेंज हो सकता है कि नहीं? इधर चेंज हो सकता है कि नहीं? तो इसमें क्या करेगा ना बच्चा कि पहले ये नंबर निकाल लेगा, फिर कंपोनेंट में तोड़ेगा, तो दो बार घटना हो जाएगा, वो इरिटेट कर देगा। तो डायरेक्टेड रिजल्ट इसमें याद रखना। स्पेशल केस में जब एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल हो, उस केस में इसके उल्टा ये करोगे तो इधर डायरेक्शन में केवल ये चेंज करेगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर ज्यादा होगा कि कम होगा, सोच के बोलना। यहाँ पर देखो ना कंपोनेंट जी किधर है, इधर है, तो इसका मतलब इधर ज्यादा होगा, तो पीबी माइनस पीए यहाँ पर कितना हो जाएगा, रो जी इनटू इधर का जो भी हाइट होगा एच, अगर ये रहा तो बोलो यार। और इसमें इस डायरेक्शन में भी चेंज होगा। ये समझ आ रहा है कि ये इधर की है, तो इधर प्रेशर ज्यादा हुआ कि नहीं, तो PC माइनस PA ये किसके बराबर होगा, रो, और इधर एक्सीलरेशन कितना है, A इनटू जो भी होगा x, अगर ये वाला x है तो अरे सीधे एग्जांपल में याद रखो ना, देखो तो ये तुमसे पूछेंगे, अरे कोई ये भी हो सकता है कि पूछ दे रेयर केस में, ये दोनों तो याद रहना चाहिए, इसमें कोई डाउट है क्या? वर्टिकल में है सीधे रो जी एक्स जी इफेक्टिव, रो इनटू जी इफेक्टिव इनटू एच से बढ़ेगा या घटेगा, वो तो मैटर खत्म। इसमें अगर जो पूछ दिया कि हॉरिजॉन्टली चेंज होगा कि नहीं, ये केस देख लो, इसमें हॉरिजॉन्टली भी प्रेशर चेंज हो रहा है, तो एक्सीलरेटिंग वाला में हॉरिजॉन्टली भी प्रेशर चेंज हो सकता है, हो बे करेगा, ऐसा तो नहीं, दोनों में नहीं हुआ, क्योंकि जी इफेक्टिव ऐसे था। अब ज्यादा नहीं भूलेंगे, शायद बात पहुंच गया होगा। तो ये स्पेशल केस को याद रखिएगा, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन इस केस में हॉरिजॉन्टल में भी क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा। ऐसे कोई बोल सकता, तो देखो ना कैसे, इसका सेम ऐसे ना, तो ऊपर में सब जगह प्रेशर सेम है, और सब जगह पी नोट होगा, तो यहाँ पर पी नोट प्लस इतना ना होगा जी, और यहाँ पर पी नोट प्लस इतनी ना रोजेज वाला होगा, यहाँ पर पी नोट प्लस रोजेज वाला इतनी होगा, तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ ज्यादा है, सी पर तो इसको प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। सी स्पेशली याद रखिएगा। आप लोगों को क्या है ना कि थोड़ा सा बता दिया जा रहा है कि याद रखिएगा, अगर जो आ गया तो मार के निकलेगा, ये सब क्वेश्चन आएगा तो बनेगा जनरल बच्चा से, बनवे नहीं करेगा। और जो होशियार बच्चा भी रहेगा, अगर दिखाया हुआ नहीं रहेगा तो क्या करेगा कि पहले ऐसे प्रेशर का चेंज निकालेगा, फिर कंपोनेंट तोड़ेगा। समझ में आ रहा है? जबकि वेक्टर में पहले से बताता है कि रिजल्टेंट से निकाल करके कंपोनेंट तोड़ो, या डायरेक्ट कंपोनेंट से कर दो, एक हो जाता है। राइट, इतना में कोई दिक्कत। अब समझना, अगर ऑब्जेक्ट में मतलब भेसल को रोटेट करेगा ना, तो तुम इस डायरेक्शन से नहीं सोचना, इधर से सोचना, इसी से ये वाला आया, इवेंट फॉर्मूला भी जो है ना इसी से आया है, tan थीटा इक्वल टू a/g से। tan थीटा यहाँ पर अगर कोई करेगा तो स्लोप हो जाएगा, तो dy/dx का वैल्यू एक वहां पर होगा x दूरी पर ओमेगा स्क्वायर x/g, और उसी को x को इधर फेंक करके इंटीग्रेट कर देगा तो चला है। ये हम ऐसे ही बता दें, इन्हें क्या करें, खाली फॉर्मूला रटा रहा है, हम जान के फॉर्मूला रटा रहे हैं कि इतना याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, और डेरिवेशन जो कर देंगे ना तो वह करते रह जाओगे तो जो क्वेश्चन में नहीं बनेगा। तो अगर जो एक्सीलरेट करेगा तो दो ढंग का एक्सीलरेशन तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। एक ढंग का एक्सीलरेशन के सीधे स्ट्रेट लाइन वाला एक्सीलरेशन करे, चाहे ऐसे करे चाहे ऐसे करे, और ये क्या हुआ कि रोटेट करेगा, रोटेशन भी जब होगा सर्कुलर मोशन में तो एक्सीलरेशन होगा ना जी। तो याद क्या क्या रखना, सीधा पॉइंट याद रखना तो कि अगर किसी कंटेनर में लिक्विड को रख करके तो रोटेट किया जाएगा,
तो सबसे पहले ये याद रखना है कि उसके सरफेस का शेप पैराबोलिक रहेगा। पहला क्वेश्चन यही रहेगा। तो शेप बताइए क्या होगा, तो शेप क्या हो जाएगा, पैराबोलिक। ठीक है। दूसरा, शेप का इक्वेशन क्या होगा, तो उसको रख जाए। क्वेश्चन कैसे पूछा का बता रहे हैं, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एक्स स्क्वायर। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा एक चीज और समझना, जब तुम रोटेट करोगे तो हर पॉइंट का ओरिजिनल एक्सीलरेशन होगा एक्सिस के तरफ ओरिजिनल, तो शिफ्टिंग होगा उसके उल्टा। ये समझ में आ रहा है कि पानी काहे बाहर फेंकाया है। यहाँ से देखो ना, तुम एक्सीलरेट इधर किया ओरिजिनली, तो उसके उल्टा में पानी फेंकाता है, माने स्यूडो की तरफ फेंकाता है। दो ढंग से बोल सकते हो, या तो बोलो कि स्यूडो की तरफ फेंकाता है, और ये बोलो कि जिधर एक्सीलरेट करते हो उसके उल्टा फेंकाता है। तो यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट तुम रोटेट किए तो सबका एक्सीलरेशन इधर ना है, जो ओरिजिनली में बाहर है, एक्सीलरेशन इधर है, तो पानी इसके उल्टा फेंकाएगा स्यूडो के कारण। बोलो यार, ये समझ में आया कि सब तरफ पानी ऐसे फेंकाएगा। तो अगर मान लो कि कोई कंटेनर इस टाइप से और तुम बीच में रख करके घुमा दोगे ना, तो पानी ऐसे फेंकाएगा, तो सब तरफ ऐसा दिखेगा। तो पहले याद रखना कि अगर बीच में रख करके, बीच में या कहीं में रख करके घुमाओगे, कहीं का हम बता रहे हैं कहानी, तो घुमाओगे तो शेप पैराबोलिक होगा। इक्वेशन क्या होगा, तो y का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर बाय 2g इनटू x स्क्वायर। बोलो यार, इसका मतलब क्या होता है कि जहां पर से तुम घुमा रहे हो ना, उससे x दूरी पर इतना हाइट रहेगा। y क्या है, हाइट ना। अरे बोलो यार, तो आप ध्यान रखिएगा। तीसरा चीज ये याद रखना, क्या वर्टेक्स का मतलब होता है पैराबोला है ना, ऐसे तो उसका नीचे वाला पॉइंट, या ऐसे तो ये वाला पॉइंट। तो ये भी एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसका यूज करेगा। जनरली वो हमको ऐसा लग रहा है वो थ्योरी ही पहले तुमसे पूछेगा, उसके बाद में न्यूमेरिकल पर उतरेगा। हम बता दे रहे हैं दोनों को कि जेईई में न्यूमेरिकल पूछा है, बताने के बाद पूछा है, तो अब तुम में न्यूमेरिकल पूछ सकता है। पहले क्या था कि थ्योरी केवल पूछने का चला। तो वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स में समझ रहे हो ना, ये वाला पॉइंट वाला लोएस्ट पॉइंट, अगर ऐसे रहता था भी ऐसे होता, तो यहाँ ऐसे हो रहा है, तो वो वाला जो रहेगा ना, वो रोटेटिंग एक्सिस पर रहेगा। इसका जरूरत है क्वेश्चन बनाने की। तो ये ध्यान रखना कि जिस एक्सिस के राउंड घुमाओगे ना, समझना वहीं के रिस्पेक्ट में पन्ना ऐसे फेंकाएगा, पानी हो या कोई भी चीज हो फेंकाएगा। बोलो यार, चलो अब सवाल को डील करें। इसका एप्लीकेशन यहाँ बता दे रहे हैं, ये समझ में आ गया ना कि जिसके अमाउंट घुमाओगे वहां से पानी फेंकाएगा ऐसे एक तरह से, और यहाँ से x दूरी पर कितना ऊपर रहेगा भाई। बोलो यार, मैंने पानी के लेयर कितना ऊपर चढ़ेगा करेंगे। चलो इस सवाल को देखो, इसमें क्या है कि ढेर सारा ऐसे है, ठीक है, और किसके अबाउट तुम घुमा रहे हो, इसके अबाउट घुमा रहे हो। ये समझ में आया कि इससे जितना ज्यादा दूर रहेगा, यहाँ देखो, इससे x जितना ज्यादा दूर रहेगा y उतना ही ज्यादा होगा। तो ये वो तो ध्यान रखना चाहिए तुमको कि रोटेट करोगे तो वहां से जितना दूर रहेगा वो उतना ही पानी में फेंकाव रहेगा, वो उतना ही ऊंचा रहेगा। तो अब बताओ कि सबसे ज्यादा हाइट कहां पर रहेगा, कहां से नापना स्टार्ट करोगे दूरी, यहां से नापना स्टार्ट करोगे, यहां से नापना स्टार्ट करोगे, नहीं यहां से। बहुत सारा बच्चा कहता है कि तुम बीच से नापेंगे, क्यों, क्योंकि उसको ऐसे पढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे पढ़ने का क्या मतलब है कि वो सोच लेता है कि बीच ही से नापते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसमें कहाँ से रोटेट किया जा रहा है, यहाँ से। तो ये समझ में आया कि यहाँ से पानी फेंकाएगा, मैंने सबसे नीचे यहाँ रहेगा और उसके बाद दूसरा जगह पर ऊपर होगा। इस टाइप का बनेगा। जहाँ से रोटेट करोगे वहीं पर कम पानी रहेगा, जैसे जैसे दूर जाओगे ज्यादा जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में सबसे नजदीक कौन है, ये वाला, ये वाला नहीं। इसका मतलब यहाँ पर हाइट क्या होगा, सबसे कम होगा कि सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होगा। कुछ लोग लग रहा होगा नहीं नजदीकी में पुल पर या वही चल रहा होगा, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है, जितना दूर रहेगा उतना फेंकाएगा। ये नहीं बता रहा है कि x जितना ज्यादा रहेगा y उतना ही ज्यादा रहेगा। तो तुम उसको ऐसे याद रखना कि दूर रहेगा ज्यादा तो नहीं फेंकाएगा। तो सबसे नजदीक में ये था। फिर इसके रिस्पेक्ट में और कौन है,
ये वाला, अरे ये 4 मीटर पर था, ये 5 मीटर पर। तो ये समझ में आया कि फिर इसमें ज्यादा भारी तो बोलो। फिर इसको देखो कि दुइया वो है ये ना, तुम यहाँ से देखो, यहाँ से 6 है तो बोलो यार H4 और सबसे आगे दूर में हो तो H5 से क्वेश्चन पूछेगा, आएगा कि नहीं देखा हुआ रहेगा तो बना दूंगा, नहीं देखा हुआ है कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और सबसे कम तो यही ना होगा। H2 समझ में बोलो इसको देख करके हम दो चीज बताना चाहें। पहले तो हम दिमाग में ये डाल देना चाह रहे हैं कि बीच ही में से नहीं ऐसे होता है, जहां से रोटेट करोगे वहां से होगा। तुम यहां से रोटेट कर रहे हो तो यहां सबसे नीचे रहेगा, पानी ले रहा बाहर फेंकाएगा तो इस टाइप का बनेगा। ये समझ में आया कि यही वाला होगा लोएस्ट वाला। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है कि जिस जहां से रोटेट कर रहे हो ना वहां से 3 मीटर के दूरी पर कुछ हाइट होगा पानी का, और यहाँ से 4 मीटर के दूरी पर कुछ होगा हाइट पानी का, तो उस दोनों हाइट में गैप बताना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से 3 मीटर के दूरी पर बाई निकाल लेंगे और 4 मीटर के दूरी पर बाई निकाल लेंगे और उन दोनों को घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा। ये समझ में आया कि 3 मीटर के दूरी पर बाई निकालोगे तो ये वाला आएगा और 4 मीटर पर निकालोगे तो ये वाला आएगा बाई, समझ आया। अब इसमें से ये घटेगा तो ये वाला निकल जाएगा। दोनों चीज सिखाना चाहें कि यहाँ से करेगा सबसे कम यही रहेगा, न्यूमेरिकल भी हो जाए। तो समझ रहे हो क्या? इसको हम कुछ बोल देते हैं बाई या बाई 3 बोल देते हैं। आइए बाई 4 ये समझ में आ रहा है कि बाई 3 बाई 4 जो भी आप निकाल रहे हैं तो जहाँ वर्टेक्स है ना उसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं कितना ऊपर। तो कितना हो जाएगा बताओ? तो बाई 4 माइनस बाई 3 ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, दोनों जगह करें तो ओमेगा सेम रहेगा और कितना हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2g। यहाँ कितना होगा 3 का स्क्वायर। इसको देने के पीछे मेरा कुछ मकसद क्या है ना कि नहीं बताएंगे तो बहुत सारा बच्चा पता क्या करेगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2g आया यहाँ पर डायरेक्ट कर देगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर, जो गलत हो जाएगा। 4 माइनस 3 का स्क्वायर नहीं होगा, इसमें पहले तो इसको निकालोगे फिर दूसरा वाला भी निकालोगे फिर उस दोनों का घटाओगे तब आएगा। बोलो यार कोई दिक्कत लग रहा है? अब इसी को डील कर लेगा ओमेगा तो मेरा पता ले लेगा तो चल आएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? देखो चलो हम ऐसा पढ़ा रहे हैं ना तुम लोगों के लिए, नीट के लिए। जेई मेनो वाला कैसे करना पड़ेगा तब ये टॉप बुक मार सकता है। पता है कि मेडिकल का बच्चा ला लिया था 99.982 परसेंटाइल जेई मेन में, तो हुआ क्या उसको सब टाइप बता दिए, समझ आ रहा है कि नहीं? वहां गया देखा तड़क मारते चल गया, मैंने समझे उसे एक क्वेश्चन गलती ये हुआ। नीट का बच्चा जेई मेन में लाया 99.982, मैंने ऑल इंडिया में उससे कुछ ही बच्चा होगा जो ऊपर होगा। तो दिमाग पहले तुम मत चलाओ उतना, वो आईआईटी वाला बच्चा छोड़ के ना नीचे वाला बच्चा कहते नहीं करते कि दिमाग बहुत चला। टाइप तुम याद रखो, ऐसे ऐसे आएगा मार करके आगे बढ़ते रहोगे। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, दिमाग वाला फर्स्ट आ जाएगा बच्चे। तो फिर यही है कि जिसको दिमाग चलेगा तो वो क्या करेगा, ऑप्शन में को छाट जाएगा। क्योंकि दोनों बार क्वेश्चन पूछा है ना, तो दोनों बार वो क्या किया है कि डाटा में नहीं दिया, वो वेरिएबल में ही छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है? तो क्या करेगा कि बच्चा दिमाग लाल बना देगा, बस सोल्यूशन देखो इरिटेशन हो जाएगा। क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ा मुश्किल होता है, ये सब ज्योमेट्री आसान होता है, तो सब चीज पता होना चाहिए कि कैसे क्या है। इसमें फर्स्ट ये आना नहीं, पहले तो ये याद है तो काम हो गया, बाकी वो खाली रख ले रखना कि नीचे आते तो जी के कारण है, इधर जाते हैं तो ये के कारण। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं लग रहा है?